वैक्स करवाते इतनी चीखें मारी तुमने, रात को क्या हाल होगा तुम्हारा। ब्यूटिशियन के मजाक पर सीरत का चेहरा लाल हुआ। इसकी शादी अपने कजन के साथ तय हुई थी, लेकिन ऐन निकाह के वक्त हॉल में कहराम बरपा हो गया। इसने इसकी नाजेबा तस्वीरें वायरल कर दी। हम इस बदचलन को बहू नहीं बनाएंगे। ताईजान गुस्से से बारात वापस ले गई। तभी अहमद कासमी अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचा। मतीन साहब, अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दें, इसे हर आसाइश दूंगा, बदले में मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। वो लोग बदनामी के खौफ से मान गए। सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं। इसका वजूद खौफ से कांप रहा था, मगर वो इसके पीछे बैठे इसके ब्लाउज की डोरियां खोल गया। नाइस, लगता लव मैरिज थी। सीरत चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल हुई। इसकी आंखों में शादी के ख्वाब चमक रहे थे। दिल बेहद खुश था। फिर जैसे पार्लर वाली ने फुल बॉडी वैक्स का जिक्र किया, इसके चेहरे का रंग बदल गया। हाथ ठंडे पड़ गए, कद वहीं रुक गए। सीरत ने धीमी आवाज में कहा, ये सब करवाना जरूरी है क्या। मरियम हंसी रोकने की कोशिश करती हुए इसके पास आई। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी है मेरी बहादुर दुल्हन, कुछ नहीं होता। 6 महीने पहले मेरी भी तो शादी हुई थी, मैंने भी सब कुछ करवाया था, अब इतना मत डरो। सीरत ने परेशान लहजे में कहा, तुम आसानी से बोल रही हो, बर्दाश्त हो, मुझे करना है, मेरा दिल अभी से घबरा रहा है। मरियम ने इसका हाथ पकड़कर कहा, बस चंद मिनट की बात है, फिर खुद ही हंसोगी। सीरत ने गहरा सांस लिया, अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। मरियम बाहर कुर्सी पर बैठ गई। चल लम्हे सुकून से गुजरे, फिर अचानक अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सीरत की आवाज आई, आह अल्लाह, ये क्या कर दिया। पार्लर में मौजूद लड़कियां हंसी दुबाने लगी। मरियम ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मरियम ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत हुई है। कुछ लम्हे बाद एक दूसरी चीख सुनाई दी। सीरत ने जोर से कहा, बस अब नहीं हो रहा। मरियम अपनी हंसी पर काबू ना रख सकी, कुर्सी पर बैठी बैठी दोहरी हो गई। काफी देर बाद दरवाजा इस तरह से खुला। सीरत बाहर निकली। चेहरा सुर्ख था, आंखों में पानी भरा हुआ था। चलने का अंदाज ऐसा था जैसे हर कदम बहुत मुश्किल से उठ रहा हो। मरियम ने इसे ऊपर नीचे देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। मरियम ने हंसते हुए कहा, अंदर तो मेरी सहेली गई थी। ये पेंगुइन की तरह कौन चलता हुआ आ रहा है। सीरत ने मुंह बनाकर कहा, हंस लो जितना हंसना है, तुम्हें तो सब याद होना चाहिए, तुम भी 6 महीने पहले यही सब बर्दाश्त कर चुकी हो। मरियम ने शरारती अंदाज में कहा, ये सब तो कुछ भी नहीं जो अभी तुमने इतनी चीखें मारी हैं। शादी वाली रात तुम्हारा क्या हाल होगा। मरियम अपनी बात पर हंसने लगी। सीरत ने शर्माते हुए कहा, बस अब चलो यहां से, एक लफ्ज भी मत बोलना। मरियम ने छेड़ते हुए कहा, मैं तो अभी से सोच रही हूँ शहजाद भाई कितने हैरान होंगे। सीरत ने जल्दी से कहा, खामोश रहो, कोई सुन लेगा। पार्लर से निकलते दोनों शॉपिंग मॉल की तरफ चल पड़ी। दुल्हन के जोड़े, जूते, ज्वेलरी, मेहंदी का सामान, मेकअप की चीजें एक एक करके खरीदती रही। हर नई चीज देखकर सीरत के चेहरे की खुशी बढ़ती जा रही थी। हर लम्हा इसे ये एहसास दिला रहा था कि इसके ख्वाब हकीकत बनने वाले हैं। रात गए वो सारा सामान लेकर घर पहुंची। कमरे में आते ही बिस्तर पर बैठी मोबाइल हाथ में लिया। स्क्रीन रोशन हुई। शहजाद के कई पैगामात मौजूद थे। सीरत के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। शहजाद ने लिखा, कहाँ गायब थी, पूरा दिन इंतजार करता रहा। सीरत ने लिखा, आज दुल्हन बनने की तैयारी चल रही थी, बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ। शहजाद ने लिखा, इतनी तकलीफ हुई। सीरत ने लिखा, मत पूछो, आज मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगी। शहजाद ने लिखा, इतनी भी ड्रामेबाज मत बनो। सीरत ने लिखा, तुम्हें हंसी आ रही है, यहां मेरी जान निकल गई थी। शहजाद ने लिखा, बदले में आइसक्रीम खिला दूंगा। सीरत ने लिखा, सिर्फ आइसक्रीम से काम नहीं चलेगा। शहजाद ने लिखा, जो हुक्म मेरी होने वाली बेगम। ये जुमला पढ़ते ही सीरत के गाल सुर्ख हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मोबाइल सीने से लगाकर मुस्कुरा दी। इसके दिल में बाकी लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि बचपन से जिस कजन को वो खामोशी से पसंद करती आई थी, चंद दिन बाद वो हमेशा के लिए इसका होने वाला था। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ कपड़ों के डब्बे, तोहफों के थैले, मेहंदी की खुशबू, रिश्तेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सीरत के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रही थी, क्योंकि इसके दिल में एक ही खुशी थी, वो इस शख्स की दुल्हन बनने वाली थी जिसे वो बरसों से खामोशी के साथ चाहती थी।
सीरत रोज रात को शहजाद से बातें करती। दोनों जानते थे कि इनके खानदान में पसंद की शादी का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी मोहब्बत को कभी जाहिर नहीं होने दिया। हर कदम बहुत एहतियात से उठाया, हर बात ऐसे की जैसे रिश्ता सिर्फ बड़ों की पसंद से तय हुआ हो, किसी को जरा बराबर शक ना हुआ। यही बात दोनों को सबसे ज्यादा खुशी देती। मगर कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची होती है, इसके दुश्मन भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होते हैं। एक ऐसा साहब इन दोनों की खुशियों के गिर्द मंडला रहा था जिसके बारे में ना सीरत को खबर थी, ना शहजाद को रात के वक्त मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। सीरत ने लिखा, मुझे हमेशा से लव मैरिज करने का शौक था, किस्मत देखो बगैर किसी को पता चले अपनी पसंद भी मिल गई। शहजाद ने लिखा, किस्मत ने साथ दिया, वरना हमारे घर वाले कभी मानते नहीं। सीरत ने लिखा, मुझे तुम जैसे भोले लड़की पसंद है, मुझे ज्यादा रोब वाले मजाज पसंद नहीं है। शहजाद ने लिखा, मैं भी कोई इतना भोला भाला नहीं हूं, शादी हो जाए फिर पता चलेगा मैं कितना भोला हूं। सीरत ने लिखा, हाँ मुझे सब पता है, मैं इस मामले में तुम बहुत बड़े शैतान हो। शहजाद ने लिखा, अभी से इतनी मालूमात है। सीरत ने लिखा, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूं। शहजाद ने लिखा, फिर तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। सीरत ने लिखा, मुकाबला नहीं मोहब्बत होगी। इस पैगाम के बाद दोनों देर तक मुस्कुराते रहे, आने वाले दिनों के ख्वाब देखते रहे। फिर वो दिन भी आ गया जिसका दोनों को बरसों से इंतजार था। शहर के सबसे बड़े शादी हॉल को रोशनियों से सजा दिया गया। सुनहरी झूमर चमक रहे थे, फूलों की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। 400-500 मेहमान हॉल में मौजूद थे। हर तरफ मुबारकबादों की आवाजें गूंज रही थी। स्टेज निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। सबकी नजरें दुल्हन के इंतजार में थी। दुल्हन के कमरे में सीरत आईने के सामने बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसने सुर्ख रंग का इंडियन स्टाइल लहंगा पहना हुआ था, पीछे डोरियों वाला ब्लाउज था, बारीक काम वाला दुपट्टा सर पर रखा हुआ था। जेवरात इसकी खूबसूरती को मजीद निखार रहे थे। मरियम ने जैसे इसके लिबास को गौर से देखा, इसकी आंखें फैल गईं। मरियम ने हंसते हुए कहा, ये किस किस्म के कपड़े हैं, ऐसे कपड़े हमारे यहाँ कौन पहनता है। सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नीचे लहंगा ही है ना, बस और ऊपर जरा इंडियन स्टाइल रखवाया है। मरियम ने शरारती अंदाज में कहा, ये पीछे डोरियां क्यों हैं। सीरत ने शर्माते हुए कहा, शहजाद को ऐसे ही पसंद थी। मरियम ने हंसते हुए कहा, हाँ डोरियां भी तो वही खोलेगा। सीरत ने फौरन कहा, और कौन खोलेगा, क्या हमसाया खोलेगा। ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़ी। मरियम ने कहा, तुम वाकई बहुत शरारती हो। सीरत ने हंसते हुए कहा, पसंद की शादी करें, थोड़ी बहुत ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी चाहिए। मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी शादी हो जाना ही बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के बराबर है। सीरत ने आस्ते से कहा, यह बात तो सच है। मरियम ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, चलो अभी इसको अच्छी तरह कवर कर देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा पीछे से कैसे कपड़े पहने हुए हैं। सीरत ने कहा, वैसे भी शहजाद के अलावा किसी ने देखना ही नहीं। मरियम ने कहा, बस अब खामोशी से बैठी रहो, कहीं दुपट्टा दोबारा न सिरक जाए। मरियम बार बार इसका दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, बालों को संवार रही थी। सीरत के हाथ खुशी से कांप रहे थे। दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज हो रही थी। हॉल में काजी साहब पहुंच चुके थे। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं। दोनों खानदान खुश थे। मेहमान मुस्कुरा रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में ऐसा कुछ होने वाला था जो इस खुशियों भरे माहौल को हमेशा के लिए बदल देगा। शादी हॉल की रोशनियां पहले की तरह जगमगा रही थी। मेहमान अपनी नशस्तों पर बैठ चुके थे। बच्चों की हल्की हल्की आवाजें, फूलों की खुशबू, बर्तनों की खनक, सब कुछ एक खूबसूरत तकरीब का एहसास दिला रहा था। स्टेज के करीब काजी साहब अपनी जगह पर बैठे निकाहनामा तरतीब दे रहे थे। खानदान के बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता इनके गिर्द जमा हो रहे थे। काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब लोग तैयार हैं तो निकाह की कार्रवाई शुरू कर लेते हैं। दोनों खानदान के बुजुर्ग इस बात में सर हिलाने लगे। इसी दौरान हॉल के पिछले हिस्से में दो नौजवान अपने मोबाइल की स्क्रीन को हैरत से देखने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे के कान में कुछ कहा। इनके चेहरों की मुस्कुराहट चंद लम्हों में गायब हो गई। चंद कदम के फासले पर खड़े एक और शख्स के मोबाइल पर भी इत्तला आई। इसने स्क्रीन देखी, फिर फौरन नसें झुका लीं, जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। हॉल में अभी तक मौसीकी की मधुर आवाज चल रही थी। मेहमान एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर अब सरगोशियों का एक नया सिलसिला भी शुरू हो चुका था। एक शख्स ने धीमी आवाज में कहा, ये क्या भेजा है। दूसरे ने हैरानी से कहा, यकीन नहीं आ रहा। पहले ने कहा, किसी और को भी आया है। चलामों में कई मोबाइल एक साथ बजने लगे। हर तरफ लोग अपनी स्क्रीनों की तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर हैरत थी, किसी के चेहरे पर बेयकीनी, किसी की पेशानी पर शिकने उभर आई।
सरगोशियां एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने लगी। कुछ लोगों ने स्क्रीन देखते मोबाइल बंद कर दिया। एक खातून ने घबरा कर कहा, तोबा तोबा। दूसरी ने कहा, ये क्या मुसीबत आ गई। एक बुजुर्ग ने कहा, मैं ऐसी चीज देखना भी नहीं चाहता। रफ्ता रफ्ता वही तस्वीर मुख्तलिफ लोगों के मोबाइलों तक पहुंचने लगी, जिनमें सीरत जैसी नजर आने वाली एक लड़की की इंतहाई नामुनासिब लिबास में दिखाई दे रही थी। साथ चंद मुख्तसर वीडियोस भी गर्दिश कर रही थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि ये हकीकत थी या किसी की घटिया साजिश, मगर देखने वालों के चेहरों पर हैरत साफ नजर आ रही थी। कुछ लोग बगैर कुछ कहे मोबाइल आगे बढ़ा देते, कुछ देखते इनकार कर देते। सरगोशियां वाज़ेह जुमलों में बदलने लगी थी। एक आदमी ने कहा, ये तो दुल्हन लग रही है। दूसरे ने कहा, अल्लाह खैर करे। तीसरे ने कहा, अगर ये सच हुआ फिर। बात आहिस्ता आहिस्ता शहजाद के वालिद तक भी पहुंच गई। इन्होंने हैरत से मोबाइल लिया, स्क्रीन पर नजर डाली, फिर इनके चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने फौरन मोबाइल अपनी अहलिया की तरफ बढ़ा दिया। शहजाद की वालदा ने जैसे देखा, इनके हाथ कांपने लगे। इन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये क्या देख रही हूं मैं। इनके इर्द गिर्द खड़े रिश्तेदार भी परेशान हो गए। चलामों बाद वही मवाद शहजाद के मोबाइल पर भी आ पहुंचा। इसने स्क्रीन खोली, चंद सेकंड तक खामोश रहा। इसके चेहरे से सारी रौनक गायब हो गई। इसने दोबारा गौर से देखा, फिर जैसे इसकी सांस ही रुक गई। दुल्हन के कमरे में अभी तक सीरत अपनी सहेलियों के दरमियान बैठी हुई थी। वो आने वाले खूबसूरत लम्हों के बारे में सोच रही थी, मगर अचानक इसने महसूस किया कि बाहर का शोर बढ़ने लगा। पहले हल्की आवाजें आई, फिर कई लोगों के एक साथ बोलने की आवाज, फिर किसी के गुस्से से बुलंद होने वाले जुमले। मरियम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मरियम ने परेशानी से कहा, लगता है बाहर कोई मसला हो गया। सीरत ने हैरत से कहा, कैसा मसला। मरियम ने कहा, अभी देख कर आती हूँ। मरियम जल्दी से बाहर निकली। चंद मिनट बाद वापस आई। इसके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सीरत ने घबरा कर कहा, क्या हुआ मरियम। मरियम ने धीमी आवाज में कहा, बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। सीरत ने बेचैनी से कहा, आखिर बात क्या है। मरियम ने लड़सी आवाज में कहा, किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ तस्वीरें सबके मोबाइलों पर भेज दी हैं। सीरत चंद लम्हों तक खामोश बैठी रही। इसे लगा शायद वो गलत सुन रही है। सीरत ने आस्था से कहा, यह नामुमकिन है। ऐसे लम्हे बाहर से एक खातून की बुलंद आवाज सुनाई दी। शहजाद की ताई ने गुस्से से कहा, ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। ये जुमला सुनते ही दुल्हन के कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। चंद लम्हे पहले तक खुशियों से भरे इस शादी हॉल पर अब खामोशी, खौफ, इल्जाम, सरगोशियां, गुस्से का एक ऐसा साया छा चुका था जिसने हर मुस्कुराहट को निगल लिया था। शादी हॉल के चंद लम्हे पहले वाली रौनक अब किसी डरावने ख्वाब में बदल चुकी थी। रोशनियां अब भी वैसी थी, फूल अब भी वैसे सजे थे, काजी साहब अब भी अपनी जगह मौजूद थे, मगर हर चेहरे पर खुशी की जगह हैरत, गुस्सा, खौफ, बेयकीनी ने ले ली थी। हर तरफ सरगोशियां थी, हर हाथ में मोबाइल था, हर नजर किसी न किसी स्क्रीन पर जमी हुई थी। दुल्हन के कमरे का दरवाजा खुला। सीरत लड़ते कदमों के साथ बाहर आई। इसकी आंखें बार बार लोगों के चेहरों पर जा रही थीं। किसी की नजर में हमदर्दी नहीं थी, किसी की नजर में एतमाद नहीं था। हर शख्स इसे ऐसे देख रहा था जैसे चंद लम्हों में वो एक मौजूद लड़की से एक इल्जाम बन चुकी हो। मरियम ने कांपते हाथों से मोबाइल इसके सामने किया। सीरत ने जैसे स्क्रीन पर नजर डाली, इसका पूरा वजूद लर्ज गया। सीरत ने टूटती हुई आवाज में कहा, ये मैं नहीं हूं। इसने बेख्तियार दूसरा मोबाइल पकड़ा, फिर तीसरा। हर स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, वही वीडियोस। सीरत ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मेरी बात सुने, ये मैं नहीं हूं। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर इसकी आवाज शोर में दबती जा रही थी। एक औरत ने कहा, वीडियो तो साफ नजर आ रही है। दूसरी ने कहा, आजकल सब ये कहते हैं। एक बुजुर्ग ने अफसोस से कहा, तोबा तोबा। सीरत एक एक शख्स के सामने जाकर अपनी सफाइयां देती रही। सीरत ने कहा, खुदा की कसम ये झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूं। मगर जवाब में सिर्फ खामोश नजरें मिलती या फिर मुंह फेर लिया जाता। दूसरी तरफ मतीन साहब की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही थी। वो कुर्सी पर बैठे थे, हाथ सीने पर रखा हुआ था, सांस बेतरतीब हो रही थी। इनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये सब हुआ कैसे। मतीन साहब ने भारी आवाज में कहा, मेरी बेटी के साथ ही क्या हो गया। इनके करीबी रिश्तेदार इन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था, किसी को मालूम नहीं था ये तस्वीर पहली बार किसके मोबाइल पर आई, किसने भेजी, कहां से आई, किसने आगाज किया। सिर्फ चंद मिनटों में वह हर मोबाइल तक पहुंच चुकी थी।
सीरत खानदान की सबसे पढ़ी लिखी लड़कियों में शुमार होती थी। इसके इखलाक की मिसालें दी जाती थी। इसके लिए पहले भी कई रिश्ते आए थे, कई लोगों को इनकार किया गया। कुछ रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाजे लगा रहे थे। एक शख्स ने कहा, शायद जिन लोगों ने पहले इनकार सुना था इन्हीं में से किसी ने ये सब किया हो। दूसरे ने कहा, मगर वो लोग तो शादी में भी नहीं आए। पहले ने कहा, दुश्मन सामने आकर वार नहीं करते। सीरत मुसलसल रोती जा रही थी। इसे अचानक एक ही ख्याल आया। शहजाद वो तेजी से लोगों के दरमियान से रास्ता बनाती हुई इसकी तरफ बढ़ी। शहजाद एक तरफ खामोश खड़ा था, इसके हाथ में भी मोबाइल था। वो मुसलसल जमीन को देख रहा था। सीरत ने रोते हुए कहा, शहजाद मेरी तरफ देखो, तुम तो जानते हो ना मैं ऐसी नहीं हूं। शहजाद खामोश रहा। सीरत ने इसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, कुछ तो बोलो, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है ना। शहजाद ने आहिस्ता से अपना बाजू छुड़ा लिया। सीरत ने बेबसी से कहा, मेरी आंखों में देखो, एक बार मेरी बात सुन लो। शहजाद ने पहली बार नजरें उठाई, मगर इन नजरों में पहले वाली मोहब्बत मौजूद नहीं थी। शहजाद ने सर्द लहजे में कहा, तुम जैसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। ये अल्फाज सीरत के दिल पर किसी तेज धार हथियार की तरह लगे। सीरत ने रोते हुए कहा, तुम भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। शहजाद ने कहा, आज के जमाने में किसी लड़की की ऐसी वीडियो वायरल हो जाए, फिर इसकी इज्जत खत्म हो जाती है, इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। सीरत ने कहा, तुमने मेरी बात सुने बगैर फैसला कर लिया। शहजाद ने कहा, मेरी माँ ठीक कह रही है, ये शादी नहीं हो सकती। ये कहकर इसने अपना रुख मोड़ लिया। सीरत वहीं साकित खड़ी रह गई। जिस इंसान के साथ इसने जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, जिसके साथ हर रात मुस्तकबिल की बातें की थी, जिसके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त की थी, आज इसे चंद लम्हों में इसका हाथ छोड़ दिया था। इधर शहजाद की वालदा ने बुलंद आवाज में वापसी का ऐलान कर दिया। बारात में आए लोग एक एक करके हॉल से निकलने लगे। चंद मिनट पहले जो लोग मुबारकबाद दे रहे थे अब खामोशी से गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। चूंकि दोनों खानदान आपस में रिश्तेदार थे, इसलिए सीरत के दरदियाल के अक्सर लोग भी इन्हीं के साथ वापस चले गए। हॉल आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। सिर्फ सीरत के ननियाल वाले चंद करीबी लोग बाकी रह गए। मरियम मुसलसल सीरत के साथ बैठी थी। वो इसकी हथेलियां मल रही थी, पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर सीरत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर मतीन साहब की सांस मजीद बेतरतीब होने लगी। इनके चेहरे पर जर्दी फैलती जा रही थी। इसी लम्हे हॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ से चंद लोगों की नजरें एक साथ उठी। काले रंग के नफीस सूट में मलबूस एक वजीज शख्स अपने दो मुआवनीन के साथ तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। वो गालिबन ऊपर की मंजिल से नीचे आया था। इसी होटल के एक फ्लोर पर इसकी कारोबारी मीटिंग जारी थी। वापसी के दौरान इससे नीचे गैर मामूली हंगामा देखा। इसी तजस्सुस ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो करीब आया। इसकी नजरें बेख्तियार सीरत पर जा ठहरी। चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, आंखें सुर्ख थी, मेहंदी लगे हाथ कांप रहे थे। इसने एक लम्हे के लिए जैसे इसे पहचानने की कोशिश की। ये वही लड़की थी जिसे इसने कई माह पहले एक कॉलेज फंक्शन में देखा था। इस दिन सीरत ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा था, जरा रास्ता दे दीजिए। वह मुख्तसर सा जुमला आज भी इसे याद था। वो शख्स था अहमद काजमी, शहर के मारूफ तरीन कारोबारी खानदान का नाम। वो सीधा मतीन साहब के पास आया। अहमद ने पुरसकून लहजे में कहा, क्या हुआ है आपको? किसी ने मुख्तसरन पूरा वाकया से बता दिया। अहमद चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। फिर इसने एक नजर सीरत की तरफ देखा। वो लड़की बार बार यही कह रही थी, ये मैं नहीं हूं। अहमद ने दोबारा मतीन साहब की तरफ देखा। इनकी हालत मुसलसल बिगड़ रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने धीरे से कहा, अहमद ने कहा, मेरी बात गौर से सुने, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मतीन साहब ने बेजान नजरों से इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। आसपास खड़े सब लोग हैरत से अहमद को देखने लगे। अहमद ने कहा, मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ, मैं किसी धोखे के साथ रिश्ता नहीं बनाता। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक वारिस चाहिए, इसलिए मैं फैसला इस वक्त कर रहा हूँ। मतीन साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। इनके सामने एक तरफ बरसों की इज्जत बिखरी पड़ी थी, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। इन्होंने चला में आसमान की तरफ देखा, फिर कांपते हुए हाथों से अहमद का हाथ पकड़ लिया। मतीन साहब ने भराई हुई आवाज में कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। हॉल अब तकरीबन खाली हो चुका था। चंद कुर्सियां उल्टी पलटी पड़ी थीं। कुछ फूल जमीन पर बिखर गए थे। रोशनी अब भी वैसी थी, मगर खुशियों की जगह एक अजीब सी वीरानी ने ले ली थी। चला में पहले जहां कह के गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता होने वाली बातें सुनाई दे रही थी। मतीन साहब काफी देर तक खामोश बैठे रहे। इनकी नजरें मुसलसल जमीन पर जमी हुई थी। चेहरे पर टूट जाने की कैफियत साफ दिखाई दे रही थी। वो एक बार भी सीरत की तरफ नहीं देख रहे थे। चंद लम्हों बाद इन्होंने गहरा सांस लिया।
फिर आहिस्ता से कहा, मतीन साहब ने कहा, सीरत को बुलाओ। मरियम दिल थामे दुल्हन के कमरे में गई। सीरत अभी वहीं बैठी थी, मेहंदी लगे हाथ गोद में रखे हुए, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, काजल पूरे चेहरे पर फैल चुका था। मरियम ने धीमी आवाज में कहा, चलो अब्बू बुला रहे हैं। सीरत ने टूटे हुए लहजे में कहा, क्या शहजाद वापस आ गया? मरियम खामोश रही। सीरत ने फिर कहा, कुछ बोलो ना। मरियम ने सिर्फ इतना कहा, चलो। सीरत आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। मतीन साहब इसके सामने खड़े थे। इनकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी, शर्मिंदगी भी, मगर मोहब्बत कहीं दब कर रह गई थी। सीरत ने रोते हुए कहा, अब्बू मेरी बात सुन ले, खुदा के लिए मैं बेकसूर हूँ। मतीन साहब ने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। सीरत ने कहा, अब्बू एक बार मेरी तरफ देखें। इन्होंने फिर भी इसकी तरफ ना देखा। मतीन साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा निकाह होगा। सीरत चंद लम्हे इन्हें देखती रह गई। सीरत ने हैरत से कहा, किससे? मतीन साहब ने कहा, अहमद काजमी से। सीरत ने बेख्तियार कहा, क्या? मतीन साहब ने कहा, जो कहा है वही होगा। सीरत ने रोते हुए कहा, अब्बू मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? मतीन साहब ने कहा, खामोश रहो। सीरत ने कहा, मेरी बात तो सुन ले। मतीन साहब ने गुस्से से कहा, आज बहुत बातें सुन ली। सीरत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मतीन साहब ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। इनके दिल में एक खौफ बार बार जन्म ले रहा था। वो अपनी बेटी को जानते थे, मगर आज जो कुछ इनकी आंखों के सामने हुआ था, इसने इनकी यकीन को हिला कर रख दिया था। वो खुद से यही सवाल कर रहे थे, क्या मैंने इसे बहुत ज्यादा आजादी दी? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? क्या वाकई मुझसे कोई गलती हुई? ये सवाल इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। सीरत ने रोते हुए कहा, अब्बू खुदा के लिए मेरी कसम खा ले, मैं बेकसूर हूँ। मतीन साहब ने कहा, अब कसमों से कुछ नहीं होगा। काजी साहब दोबारा अपनी जगह पर आ बैठे। अहमद खामोशी से सामने मौजूद था। इसके चेहरे पर ना खुशी थी, न मुस्कुराहट, न किसी कामयाबी का एहसास, सिर्फ संजीदगी थी। सीरत वहीं खड़ी मुसलसल रो रही थी। सीरत ने कहा, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। मतीन साहब ने सख्त आवाज में कहा, बैठ जाओ। सीरत ने कहा, अब्बू प्लीज। मतीन साहब ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, बैठ जाओ। सीरत सहम की। वो खामोशी से बैठ के इसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काजी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू की। अल्फाज और हॉल में गूंजने लगे। सीरत की समाज जैसे बंद हो चुकी थी, वो सिर्फ रोती जा रही थी। जब कबूल करने का वक्त आया, चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। मतीन साहब ने सख्त लहजे में कहा, जवाब दो। सीरत ने आंसू साफ किए, इसके होंठ कांप रहे थे। सीरत ने टूटती आवाज में कहा, कबूल है। ये अल्फाज अदा करते इसकी हिम्मत जैसे खत्म हो गई। इधर अहमद ने पुरसकून लहजे में निकाह कबूल कर लिया। चंद गवाहों ने दस्तखत किए। काजी साहब ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया, मगर इस ऐलान पर न किसी ने मुबारकबाद दी, न किसी ने मुस्कुराया, न किसी ने तालियां बजाई। सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो हर दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। सीरत आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की तरफ बढ़ी। वो इनके गले लगना चाहती थी। वो चाहती थी एक बार वो इसकी बात सुन ले। सीरत ने रोते हुए कहा, अब्बू एक बार मेरी तरफ देख लें। मतीन साहब ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। सीरत ने कहा, अब्बू मैं बेकसूर हूँ। कोई जवाब न आया। सीरत ने कहा, अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ। मतीन साहब खामोश रहे। इनकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे, मगर इन्होंने पलट कर नहीं देखा। चंद लम्हों बाद इन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, अहमद साहब इसको ले जाइए, मैं अपनी बेटी को रुखसत करता हूँ। ये जुमला सुनते ही सीरत के कदम जैसे वहीं जम गए। इसने आखिरी बार अपने बाप को देखा, मगर इन्हें अपनी तरफ देखने की हिम्मत ना हुई। मरियम दौड़ कर इसके गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। फिर आस्ता आस्ता एक दूसरे से अलग हो गई। अहमद चंद कदम आगे बढ़ा। वो कुछ लम्हे सीरत के सामने खामोश खड़ा रहा। फिर निहायत आहिस्तगी से इसके कांपते हुए हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सीरत ने एक लम्हा इस हाथ को देखा, फिर बेबसी से अपनी नजरें झुका ली। अहमद ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। वो इसे सहारा देते हुए हॉल से बाहर ले आया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। शादी की सजी हुई गाड़ियां अब तकरीबन जा चुकी थी। सिर्फ अहमद की स्याह रंग की गाड़ी दाखिली दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोला। सीरत एक बार फिर मुड़कर हॉल की तरफ देखने लगी। वो इसी दरवाजे से चंद घंटे पहले हजारों ख्वाब लेकर अंदर आई थी, अब इसी दरवाजे से टूटे हुए दिल के साथ निकल रही थी। इसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अहमद ने बगैर कुछ कहे से गाड़ी में बैठने में मदद दी। दरवाजा बंद किया, खुद दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चलमों बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हॉल से दूर होती चली गई। पीछे रह गया एक टूटा हुआ बाप, एक उजड़ा हुआ शादी हॉल, बिखरे हुए फूल, अधूरे ख्वाब, खामोश दुआएं, नाकाम मोहब्बत, एक ऐसा राज जिसकी हकीकत से अभी तक कोई वाकिफ नहीं था। गाड़ी रात की सुनसान सड़कों पर खामोशी से आगे बढ़ रही थी। बाहर रोशनियों की कतारें एक एक करके पीछे रहती जा रही थी।
अंदर ऐसी खामोशी थी जो सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। सीरत खिड़की के साथ बैठी सामने देख रही थी, मगर इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी आंखों के सामने सिर्फ चंद घंटे पहले का मंजर बार बार आ रहा था। शहजाद इसका नाम दिल में आते ही सीना जैसे चीरने लगा। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इसकी शादी शहजाद से नहीं हुई। वो तो बचपन से इसके ख्वाब देखती आई थी। दोनों ने कितनी रातें मुस्तकबिल की बातें करते गुजारी थी। दोनों ने अपने घर का नक्शा सोचा था, अपने बच्चों का नाम तक रख लिए थे, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ निभाने के वादे किए थे। वो मोहब्बत मामूली नहीं थी, वो मोहब्बत सीरत की पूरी जिंदगी थी। मगर आज चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो एक ऐसे शख्स के साथ बैठी थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। सिर्फ इतना जानती थी कि अब वो इसका शौहर था। यह हकीकत इसके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरी हुई थी। अचानक इसकी सांस तेज होने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। ऐसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी के अंदर हवा खत्म हो गई हो। इसने घबरा कर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। सीरत ने रोते हुए कहा, मुझे वापस जाना है। इसकी आवाज मजीद बुलंद हो गई। सीरत ने कहा, गाड़ी रोको, मुझे वापस जाना है। वो बेख्तियार दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। सीरत ने कहा, गाड़ी रोको, अभी रोको। अहमद ने फौरन इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, बस। सीरत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। सीरत ने कहा, मुझे छोड़ दो। अहमद ने इसे अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो चलती गाड़ी का दरवाजा न खोल सके। अहमद ने कहा, अब तुम अहमद काजमी की बीवी हो। सीरत ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, मैं अपनी इज्जत सड़कों पर नीलाम नहीं होने दूंगा। सीरत ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अहमद ने कहा, गाड़ी नहीं रुकेगी। सीरत ने कहा, मुझे मेरे अब्बू के पास ले जाओ। अहमद ने कहा, अब तुम्हारा घर वो नहीं रहा। सीरत ने कहा, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। अहमद ने कहा, निकाह हो चुका है, यही हकीकत है। इसके लहजे में सख्ती थी, कोई नरमी नहीं थी, कोई तसल्ली नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी। सीरत चलना में खामोशी से इसे देखती रही, फिर ऐसे नजरें झुका ली। अब जाकर इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शख्स के साथ वो बैठी है वो भी शायद आसान मजाज इंसान नहीं। ये तो पहली रात इस पर हुक्म चला रहा था। गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद शहर की भीड़ खत्म होने लगी। ऊंची दीवारों वाले बड़े बड़े बंगले नजर आने लगे। आखिर एक वसी और रीत सफेद बंगले के सामने गाड़ी आकर रुक गई। बड़ा सा गेट आहिस्ता आहिस्ता खुला। गाड़ी अंदर दाखिल हुई। लॉन में खूबसूरत रोशनियां जल रही थी। फवारे से पानी की आवाज आ रही थी। हर तरफ खामोशी थी। अहमद गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ आकर दरवाजा खोला। सीरत बेजान वजूद के साथ नीचे उतरी। इसके कदमों में जान नहीं थी। अहमद इसे सीधा अंदर ले गया। वसी राहदारियों से गुजरते हुए वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। एक बड़ा सा कमरा खोला गया। कमरे में नफीस फर्नीचर था। हल्की खुशबू फैली हुई थी। हर चीज अपनी जगह पर सजी हुई थी। मगर सीरत के लिए वो कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं था। अहमद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अहमद ने कहा, अंदर बैठो। सीरत खामोशी से जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। अहमद चंद लम्हे से देखता रहा। अहमद ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो दरवाजे तक गया, फिर पलट कर दोबारा इसकी तरफ देखा। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। सीरत ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, वरना बाद में पछताओगी। ये कहकर वो बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सीरत चंद लम्हे वैसे बैठी रही। फिर जैसे इसके अंदर जमा सारा जब्त टूट गया, वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। इसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो बार बार 21 सवाल खुद से पूछ रही थी कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, इसने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था। चंद घंटे पहले वो शहजाद की दुल्हन बनने जा रही थी, अब वो किसी और की बीवी बनकर एक अजनबी घर में बैठी थी। इसने बेख्तियार अपना पर्स तलाश करना चाहा, फिर अचानक याद आया वो तो जल्दी में अपना मोबाइल भी साथ नहीं ला सकी। इसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। अगर फोन इसके पास होता तो वो सिर्फ इस बार शहजाद को कॉल करती, सिर्फ एक सवाल पूछती, कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई वो मोहब्बत। तुम तो कहते थे पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए फिर भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। फिर आज चंद तस्वीरों ने तुम्हारा यकीन कैसे खत्म कर दिया। आखिर एक बार मेरी आंखों में देख लेते, एक बार मेरी बात सुन लेते, मगर इसने तो पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। सीरत ने आंसू साफ किए, फिर अचानक इसके जहन में वो वीडियो घूम गई। इसने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। वो अच्छी तरह जानती थी वो वीडियो असली नहीं थी, वो इसमें थी नहीं। चेहरा इस जैसा बनाया गया था या किसी ने जदीद टेक्नोलॉजी से सब कुछ तैयार किया या फिर कोई ऐसा धोखा था जिसे आम आदमी समझ ही नहीं सकता। मगर एक बात वो पूरे यकीन से जानती थी, वो वीडियो झूठ थी। इसमें मौजूद लड़की सीरत नहीं थी। शायद दुनिया कभी इस बात पर यकीन ना करती, शायद हर शख्स इस वीडियो को सच मान लेता,
मगर सच तो सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि अगर किसी तस्वीर में इंसान खुद मौजूद ना हो तो सबसे पहले वही पहचान सकता है कि ये इसका वजूद नहीं है, ये इसका जिस्म नहीं है, ये इसकी हकीकत नहीं। मगर इस सच का कोई गवाह नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली, ऐसे ऐसे इल्जाम के साथ जैसे इसकी मोहब्बत, इसका घर, इसका बाप, इसकी इज्जत, इसकी पूरी जिंदगी एक ही दिन में इससे छीन ली थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी के टिक टिक इसकी खामोशी को मजीद गहरा बना रही थी। सीरत बिस्तर के कोने पर बैठी, दुल्हन का सुर्ख लिबास अब इसके लिए खुशियों की अलामत नहीं रहा था। मेहंदी लगे हाथ बार बार एक दूसरे में उलझ रहे थे। इसकी आंखें मुसलसल नम थीं। हर चंद लम्हों बाद शहजाद का चेहरा इसकी नजरों के सामने आ जाता। वही वादे, वही ख्वाब, वही मुस्तकबिल, सब कुछ एक लम्हे में टूट गया था। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। सीरत चौंक कर सीधी हो गई। अहमद आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। इसने अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा। चंद लम्हे खामोश खड़ा सीरत को देखता रहा, फिर आहिस्ता से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आखिरकार अहमद ने खामोशी तोड़ी। अहमद ने कहा, तुम्हें तो दुल्हन की तरह बैठना चाहिए था। सीरत ने कोई जवाब न दिया। वो सिर्फ झुकी हुई नजरें लिए बैठी रही। अहमद ने कहा, आखिर तुम मेरी बीवी हो, शादी हुई, तुमसे ऐसे उठाकर तो नहीं लाया। सीरत ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की। सीरत ने धीमी आवाज में कहा, जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अहमद का चेहरा संजीदा हो गया। अहमद ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। सीरत ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, मुझे अपनी जिंदगी में एक वारिस चाहिए, इसलिए ये शादी की है। मेरी तरजीहात शुरू से वाज़ेह थी। सीरत ने कहा, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ। अहमद ने कहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। सीरत ने कहा, बराह करम मुझे चंद दिन दे दें। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए यहाँ नहीं बैठा। सीरत की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। सीरत ने कहा, मेरी पूरी दुनिया चंद घंटों में बिखर गई है। अहमद ने गहरा सांस लिया। अहमद ने कहा, अगर तुम वाकई इतनी बेकसूर होती जितना खुद को साबित कर रही हो, फिर आज ये सब ना होता। सीरत ने फौरन सर उठाया। सीरत ने कहा, आप भी मुझ पर यकीन नहीं करते। अहमद ने कहा, मैं सिर्फ वो देख रहा हूं जो पूरी दुनिया ने देखा है। सीरत ने कहा, वो सब झूठ है। अहमद ने कहा। शायद चंद लम्हों की खामोशी छा गई, फिर दोबारा बोला। अहमद ने कहा, मैं खानदानी आदमी, अगर मुझे औलाद की जरूरत ना होती तो शायद ये शादी कभी ना करता। ये जुमला सुनकर सीरत के दिल में जैसे एक और जख्म लग गया। इससे पहली बार महसूस हुआ कि वो इस शख्स के लिए एक इंसान से ज्यादा एक जरूरत बन गई थी। कमरे में फिर भी खामोशी छा गई। अहमद अपनी जगह से उठा, चंद कदम चलकर खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ, फिर वापस मुड़ा। इसकी नजरें एक लम्हे के लिए सीरत के लिबास पर ठहरी। वो हल्के से मुस्कुराया। अहमद ने कहा, लगता है शादी की तैयारी बहुत सोच समझ कर की गई थी। सीरत ने फौरन नजरें झुका ली। वैसे फौरन पॉलर का वो दिन याद आ गया। मरियम की हंसी फुल बॉडी विक्स पर, इसकी चीखें, शहजाद की पसंद डोरियों वाला लिबास, वो सब कुछ जो उसने सिर्फ शहजाद के लिए किया था। इसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। इसे दिल ही दिल में सोचा, ये सब शहजाद के लिए था। हर तैयारी, हर ख्वाब, हर ख्वाहिश, मगर किस्मत ने इसे एक ऐसे शख्स के सामने ला खड़ा किया जिसे समझने की बजाय से वो अपने फैसलों की जुबान जानता था। अहमद उठकर सीरत के पीछे जाकर बैठ गया। दुपट्टा एक झटके से हटा दिया। वो सिर्फ कांप रही थी। वो भी डर के मारे और डोरियां खोलने लगा। फिर बोला, न इससे लगता है तुम दोनों की लव मैरिज थी, पूरी तैयारी की थी। सीरत हैरान रह गई। इसका मतलब था कि शायद वो इस बात के बारे में इशारा कर रहा था कि तुमने वैक्स करवाई है। माफिया मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं करो, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। पता नहीं क्या क्या, यहाँ तक कि अहमद का भी जैसे दिल उठ सा गया। वो वहां से अपनी जगह से उठा और कहने लगा कि पता नहीं तुम लड़कियों को जिंदगी की हकीकत कब समझ आएगी। अहमद ने चंद लम्हे से खामोशी से देखा, फिर बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते हुए वो सिर्फ इतना बोला। अहमद ने कहा, आराम कर लो, सुबह बहुत सी बातें करनी है। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में एक बार फिर खामोशी उतर आई। सीरत ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। इससे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक दिन में इसकी पूरी जिंदगी इतनी बुरी तरह बदल चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छन कर कमरे में फैल रही थी। सीरत पूरी रात जागने की वजह से गहरी नींद में थी। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। फिर एक दरमियानी उम्र की खातून अंदर दाखिल हुई। नौकरानी ने नरमी से कहा, बीबी जी उठ जाएं, सुबह हो गई है, साहब ने कहा तैयार हो जाएं। सीरत ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। चला में इसे समझ ही ना आया कि वो कहाँ है। फिर रात के सारे वाकयात एक साथ जहन में ताजा हो गए। इसकी आंखें दोबारा नम हो गईं। सीरत ने थके हुए लहजे में कहा, क्यों तैयार होना है? नौकरानी ने कहा, साहब ने कहा है मकलावे की रस्म है, आपको घर लेकर जाना है। सीरत चला में खामोश बैठी रही। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोबारा अपने वालिद के घर जाएगी। वो ऐसा ऐसा तैयार हुई। सादा सा जोड़ा पहना, सर पर दुपट्टा लिया, फिर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर अहमद पहले से मौजूद था।
इसके सामने नाश्ते की मेज सजी हुई थी। अहमद ने इसे देखकर कुर्सी की तरफ इशारा किया। अहमद ने कहा, बैठ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। सीरत ने धीमी आवाज में कहा, कहाँ? अहमद ने कहा, तुम्हारे अबू के पास। सीरत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, रात को इनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने सुबह फोन करके पूछा, बेहतर है, घर पर मौजूद है, एक बार मिल लेना चाहिए। सीरत ने फौरन नजरें झुका ली। सीरत ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अहमद चंद लम्हे से देखता रहा। अहमद ने कहा, क्यों? सीरत ने भराई हुई आवाज में कहा, जिन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं, वो मेरा चेहरा क्यों देखेंगे? अहमद खामोश रहा। सीरत ने कहा, इन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। इसकी आवाज कांपने लगी। सीरत ने कहा, आप खुद सोचें, एक लड़की जिसकी चंद दिन बाद अपनी पसंद के इंसान से शादी होने वाली हो, क्या वो ऐसे काम करेगी जिनसे अपनी जिंदगी तबाह हो जाए? सीरत ने कहा, मैं क्यों अपनी इज्जत अपने हाथों से बर्बाद करती? सीरत ने कहा, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अहमद ने पहली बार बगैर जवाब दिए उसकी पूरी बात सुनी। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, अहमद ने कहा, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। सीरत ने कोई जवाब न दिया। अहमद ने कहा, तुम्हारे अब्बू को सुकून सिर्फ एक चीज दे सकती है। सीरत ने आहिस्ता से कहा, क्या? अहमद ने कहा, ये कि तुम अपनी नई जिंदगी संभाल लो। अहमद ने कहा, इस घर को अपना घर समझो। अहमद ने कहा, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। अहमद ने कहा, जब लोग देखेंगे तुम अपने घर में खुश हो, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ रही है, फिर बहुत सी बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। सीरत खामोश बैठी रही। वो जानती थी इसकी इज्जत पर लगने वाला दाग इतनी आसानी से नहीं मिटेगा, मगर इसके पास रास्ता भी तो कोई नहीं था। इसने आयशा से सर झुका लिया। सीरत ने कहा, शायद मेरे पास अब कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अहमद ने पहली बार निस्बतन नरम लहजे में कहा। अहमद ने कहा, जिंदगी कभी कभी हमारे लिए ऐसे फैसले करती है जो हम खुद नहीं करते। सीरत की आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा। इसने खामोशी से नाश्ते की प्लेट अपनी तरफ खींच ली। वो जानती थी इसकी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अब इसे चाहे दिल माने या ना माने, एक नई हकीकत के साथ जीना सीखना था। इसी एहसास के साथ इसने दिल में फैसला कर लिया कि वो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगी, क्योंकि शायद अब यही उसके वालिद के सुकून और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संभालने का वाहिद रास्ता था। शादी के बाद के इब्तिदाई दिन सीरत के लिए आसान नहीं थे। हर सुबह ऐसे ये एहसास होता कि इसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसका इसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वो खामोश रहती, अपने काम खुद करती, ज्यादा बात न करती, मगर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अहमद भी अपने कारोबार में मसरूफ रहता, मगर उसने कभी सीरत के साथ सख्त लहजा इख्तियार नहीं किया। वो इसकी जरूरत का ख्याल रखता, वक्त पर खाना खाने की ताकीद करता, डॉक्टर के पास ले जाता। अगर इसे किसी चीज की जरूरत होती तो बगैर कहे वो चीज इसके कमरे में मौजूद होती। सीरत ने आहिस्ता सा महसूस किया कि पहली रात का सख्त रवैया शायद इस वक्त की तलखियों का असर था। रोजमर्रा की जिंदगी में अहमद न चीखता था, न इसकी बेइज्जती करता था, न इस पर बेजा पाबंदियां लगाता था। एक शाम सीरत बाग में बैठी थी। अहमद दफ्तर से वापस आया। उसने देखा सीरत खामोशी से डूबते सूरज को देख रही है। अहमद ने कहा, आज बहुत खामोश लग रही हो। सीरत ने कहा, बस पुरानी यादें याद आ गई थी। अहमद ने कहा, हर जख्म को भरने में वक्त लगता है। सीरत ने कहा, शायद। वो मुख्तसर से गुफ्तगू सीरत के दिल में एक अजीब सा सुकून छोड़ गई। इसके बाद दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगीं, कभी नाश्ते की मेज पर, कभी शाम की चाय के बाद, कभी लॉन में टहलते हुए। अहमद अक्सर इससे इसकी पसंद पूछता, इसके लिए किताबें ले आता, कभी इसकी पसंद का खाना बनवाने का हुक्म देता। सीरत ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस घर की इज्जत भी है। महीने गुजरते गए, फिर एक सुबह सीरत की तबीयत कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। अहमद ने फौरन डॉक्टर से वक्त लिया। मुआयने के बाद डॉक्टर ने कहा, मुबारक को, आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। ये सुनते सीरत की आंखों में आंसू आ गए। अहमद के चेहरे पर भी पहली बार बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर खामोशी थी, मगर इस खामोशी में उदासी नहीं थी। अहमद ने आस्था से कहा, अपना ख्याल पहले से ज्यादा रखना। सीरत ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। चंद दिन बाद दोनों मतीन साहब के घर पहुंचे। दरवाजा खुला, मतीन साहब सामने आए। कुछ लम्हों तक वो खामोश सीरत को देखते रहे, फिर इनकी नजर इनके चेहरे पर ठहर गईं। अब वहां पहले जैसी टूट-फूट नहीं थी, एक हल्का सा इत्मीनान था। अहमद ने एहतराम से सलाम किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अहमद ने कहा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। मतीन साहब ने कहा, क्या बात है? अहमद ने कहा, आप नाना बनने वाले हैं। ये सुनते मतीन साहब की आंखें भर आई। इन्होंने बेख्तियार सीरत के सर पर हाथ रख दिया। मतीन साहब ने कहा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। सीरत बरसों बाद अपने वालिद के सीने से लगकर रो पड़ी। सीरत ने कहा, अब्बू। मतीन साहब ने इसके आंसू साफ किए। मतीन साहब ने कहा, जो कुछ हुआ इसने हम सबको तोड़ दिया था।
मतीन साहब ने कहा, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल टूटा हो तो मुझे माफ कर देना। सीरत ने रोते हुए कहा, अब्बू मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं थी। इस दिन के बाद बाप बेटी के दरमियान जमी हुई बर्फ काफी हद तक पिघल गई। इधर मुआशरे में भी वक्त गुजरने के साथ साथ वो वाकया पहले जैसा मौजू नहीं रहा। कुछ लोग अब भी कभी कभार जिक्र कर देते, कुछ अब भी शक की निगाह से देखते, मगर रोज रोज होने वाली चमगोइयां बहुत कम हो चुकी थी। एक शाम सीरत और अहमद घर के लॉन में बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। सीरत ने काफी देर खामोश रहने के बाद आहिस्ता से अहमद की तरफ देखा। सीरत ने कहा, एक बात कहूं? अहमद ने कहा, कहो। सीरत ने कहा, आप इतने बड़े आदमी, आपकी बहुत ताल्लुकात हैं। अहमद खामोशी से सुनता रहा। सीरत ने कहा, अगर आप चाहें तो शायद पता चल जाए कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। इसकी आवाज भर आई। सीरत ने कहा, मैं जानती हूँ वो वीडियो जाली थी। सीरत ने कहा, किसी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सीरत ने कहा, अगर आप हकीकत मालूम करवा दें तो मेरी जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। अहमद चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा, फिर उसने संजीदगी से सीरत की तरफ देखा। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा। अहमद ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हकीकत तक पहुंच सकूं। अहमद ने कहा, अगर किसी ने वाकई ये साजिश की है तो इससे बेनकाब होना चाहिए। सीरत की आंखों में कई महीनों बाद उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जागी। पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि शायद इसकी बेगुनाही साबित होने का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। सुबह की नरम धूप लॉन में फैली हुई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू पूरे माहौल में घुल गई थी। सीरत कुर्सी पर बैठी खामोशी से सामने देख रही थी। इसके हाथ बेख्तियार अपने पेट पर चले जाते। हर लम्हे से ये एहसास होता कि इसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। अहमद दफ्तर जाने से पहले हमेशा की तरह इसके पास आया। अहमद ने कहा, नाश्ता खत्म किया? सीरत ने नजरें चुराई। सीरत ने कहा, दिल नहीं चाह रहा था। अहमद ने मेज पर रखी तकरीबन भरी हुई प्लेट देखी, फिर इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, तुम अब अकेली नहीं हो? सीरत खामोश रही। अहमद ने कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बच्चा कैसे मजबूत होगा? सीरत ने धीरे से कहा, भूख नहीं लगती। अहमद इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। अहमद ने कहा, सिर्फ अपने लिए नहीं खाना, अब अपने बच्चे के लिए भी खाना है। इसने प्लेट इसकी तरफ सरका दी। अहमद ने कहा, जितना दिल चाहे इतना खाओ, मगर भूखी मत राख करो। सीरत ने पहली बार बिना बहस किए प्लेट उठा ली। अहमद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वक्त गुजरता गया। अहमद की मसरूफियात पहले की तरह बहुत थीं, मगर अब इसकी मामूलात में एक नई आदत शामिल हो चुकी थी। हर 2 घंटे बाद फोन करके पूछना, दवाई ली, आराम किया, कुछ खाया। अगर सीरत जरा सा भी कह देती कि किस चीज का दिल चाह रहा है तो शाम तक वो चीज घर पहुंच जाती। डॉक्टर के हर मुआयने पर वो खुद साथ जाता। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमेशा इसके करीब रहता। गाड़ी का दरवाजा खुद खोलता, कभी से भारी चीज उठाने न देता। एक शाम बारिश हो रही थी, दोनों खिड़की के पास बैठे बारिश देख रहे थे। सीरत काफी देर से खामोश थी। आखिर इसने आहिस्ता से अहमद की तरफ देखा। सीरत ने कहा, एक बात पूछूं? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। सीरत ने कहा, अपनी शादी के शुरू में बार बार ये क्यों कहा था कि आपको सिर्फ बच्चे चाहिए? अहमद की मुस्कुराहट आहिस्ता सा मध्यम पड़ गई। शलम में वो बारिश को देखता रहा, फिर गहरा सांस लिया। अहमद ने कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। सीरत खामोशी से सुनती रही। अहमद ने कहा, मेरी भी शादी हुई थी। ये सुनते ही सीरत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इसकी आवाज में पहली बार दर्द साफ महसूस हो रहा था। अहमद ने कहा, हम दोनों बरसों तक बच्चे का इंतजार करते रहे। अहमद ने कहा, जब अल्लाह ने खुशखबरी दी तो हमें लगा हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई। अहमद चंद लम्हे खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला। अहमद ने कहा, मगर बच्चे को इस दुनिया में लाते हुए वो भी चले गए। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद ने कहा, मेरा बच्चा भी ना बच सका। सीरत की आंखों में नमी उतर गई। अहमद ने कहा, एक ही दिन में मेरी बीवी भी चली गई, मेरा बच्चा भी चला गया। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। अहमद ने कहा, इस दिन के बाद मेरा घर बहुत बड़ा लगने लगा, हर कमरा खाली महसूस होता है। अहमद ने कहा, इसलिए मैं जल्द से जल्द इस खला को भरना चाहता था। सीरत आहिस्ता से इसकी बात सुनती रही। अहमद ने कहा, मगर इसका मतलब कभी ये नहीं था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक जरिया थी। इससे पहली बार सीधा सीरत की आंखों में देखा। अहमद ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। अहमद ने कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बच्चा नहीं भेजा बल्कि एक अच्छी हमसफर भी भेजी है। अहमद ने कहा, तुमसे जो बच्चा पैदा होगा मुझे इससे भी बहुत मोहब्बत होगी। सीरत की आंखें भीग गईं। ऐसे पहली बार महसूस हुआ कि अहमद के दिल में भी इतने ही जख्म थे जितने इसके अपने दिल में। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे, फिर अहमद ने आहिस्ता से कहा, अहमद ने कहा, एक बात मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। सीरत ने हैरत से कहा, कौन सी बात? अहमद ने कहा, मैंने तुमसे शादी से मजबूरी में नहीं की थी।
अहमद ने कहा, मुझे बहुत जल्द अंदाजा हो गया था कि वो वीडियो असली नहीं थी। सीरत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। सीरत ने कहा, क्या? अहमद ने कहा, मैं बरसों से बड़े बड़े कारोबार संभाल रहा हूँ, ऐसे जाली मवाद पहले भी देख चुका हूँ। अहमद ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम्हारे साथ साजिश हुई है। सीरत की आंखों से आंसू बहने लगे। सीरत ने कहा, फिर आपने इस वक्त किसी को बताया क्यों नहीं? अहमद ने कहा, इस वक्त कोई मेरी बात मानने की हालत में नहीं था। अहमद ने कहा, हर शख्स जज्बात में था। अहमद ने कहा, मुझे पहले तुम्हें महफूज करना जरूरी लगा। सीरत ने कांपती आवाज में कहा, अगर आप मेरी बेगुनाही साबित करने में मेरी मदद कर दें तो मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। अहमद हल्का सा मुस्कुराया। अहमद ने कहा, एहसान की बात क्यों कर रही हो? अहमद ने कहा, गुलाम क्यों बनोगी? अहमद ने कहा, तुम मेरी बीवी हो। अहमद ने कहा, हक से मेरे साथ रहो। सीरत की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर इस बार इन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था। पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि शायद किस्मत ने इससे बहुत कुछ छीना जरूर था, मगर इसके बदले इसे एक ऐसा इंसान भी दिया था जो इसकी बेगुनाही पर यकीन रखता था। अहमद ने नरमी से कहा। अहमद ने कहा, तुम फिक्र मत करो। अहमद ने कहा, मैं अपने लोगों को लगा चुका हूँ। अहमद ने कहा, जिसने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है वो ज्यादा देर छुप नहीं सकेगा। अहमद ने कहा, मैं इसे ढूंढ कर रहूंगा। ये सुनकर सीरत ने दिल में कई महीनों बाद उम्मीद की एक नई किरण महसूस की, क्योंकि अब वो इस जंग में पहली बार अकेली नहीं थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा और डिलीवरी की डेट बिल्कुल करीब आ रही थी। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अहमद बेचैनी के साथ अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। सफेद दीवारें खामोश थी। नर्सें एक कमरे में दूसरे कमरे में आ रही थी। मतीन साहब बार बार तस्वीर पढ़ रहे थे। मरियम भी मुसलसल दुआ मांग रही थी। हर गुजरता लम्हा अहमद के लिए कई घंटों के बराबर महसूस हो रहा था। अचानक डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला। एक नर्स मुस्कुराते हुए बाहर आई। नर्स ने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको सेहतमंद बेटे से नवाजा है। ये सुनते अहमद की आंखें नम हो गई। इसने बेख्तियार सजदा शुक्र अदा किया। मतीन साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। मतीन साहब ने कहा, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। चंद देर बाद अहमद पहली बार अपने नन्हे बेटे को गोद में उठाए खड़ा था। नन्हा सा वजूद सुकून से सो रहा था। अहमद बार बार इसके चेहरे को देखता, फिर मुस्कुरा देता। अहमद ने धीरे से कहा, मेरे बेटे, दुनिया में खुश आमदीद। सीरत ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ ये मंजर देखा। इसके दिल में पहली बार मुकम्मल इत्मीनान उतरा। इसे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने बरसों बाद इसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। चंद दिन बाद सीरत बच्चे के साथ घर वापस आई। पूरा बंगला रोशनियों से सजाया गया था। दरवाजे पर फूलों की आराइश थी। मुलाजमीन इस्तकबाल के लिए खड़े थे। मतीन साहब भी मौजूद थे। चंद करीबी रिश्तेदार भी आए हुए थे। सीरत ने एक नजर मजमे पर डाली तो उसका चेहरा बदल गया। वो कई चेहरे भी मौजूद थे जिन्होंने शादी वाले दिन इस पर इल्जाम लगाया था। वो खामोशी से अहमद के करीब आए। सीरत ने कहा, इन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? अहमद ने मुस्कुराकर बच्चे को देखा। अहमद ने कहा, एक जरूरी काम बाकी है। सीरत हैरान होकर इसे देखती रही। थोड़ी देर बाद घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक बावकार अफसर अंदर दाखिल हुए। अहमद आगे बढ़ा, एहतराम से इनका इस्तकबाल किया। अहमद ने कहा, आइए, आपका इंतजार था। तमाम मेहमान हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। अफसर ने सबको सलाम किया, फिर एक फाइल मेज पर रख दी। अहमद ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, डीपीओ साहब। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। डीपीओ ने फाइल खोल दी। डीपीओ ने कहा, चंद माह पहले सीरत के नाम से काबिल इतराज वीडियो और तस्वीर फैलाई गई थी। हमने इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की है। सबकी नजरें इन्हीं पर जम गईं। डीपीओ ने कहा, फ्रांसिक तजज़िये से साबित हो गया कि वो वीडियो हकीकी नहीं थी। हॉल में सरगोशियां शुरू हो गईं। डीपीओ ने कहा, वो जदीद मसनूई जहानत के जरिए तैयार की गई थी। इसमें सीरत का चेहरा जाली तरीके से शामिल किया गया था। मतीन साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। मरियम ने खुशी से सीरत का हाथ पकड़ लिया। कई रिश्तेदार शर्मिंदगी से नजर झुकाने लगे। डीपीओ ने फाइनल का दूसरा सफा खोला। डीपीओ ने कहा, हमने इस अकाउंट का भी सुराग लगा लिए जिससे मवाद फैलाया गया। पूरा हॉल खामोश हो गया। डीपीओ ने कहा, इस अकाउंट का असल मालिक शहजाद अफंदी है। ये नाम सुनते सीरत के हाथ काम गए। मतीन साहब बेख्तियार कुर्सी पर बैठ गए। हर तरफ हैरत की आवाजें गूंज उठी। एक रिश्तेदार ने कहा, यह नामुमकिन है। दूसरे ने कहा, वो खुद। डीपीओ ने सर हिलाया। डीपीओ ने कहा, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने अगला सफा खोला। डीपीओ ने कहा, दौरान तफ्तीश उसने एतराफ किया कि वो सीरत से शादी का वादा कर चुका था। डीपीओ ने कहा, शादी से चंद दिन पहले इसका राब्ता बैरून मुल्क रहने वाली एक खातून से हुआ। डीपीओ ने कहा, वो खातून खुद को बहुत दौलतमंद जाहिर कर रही थी। इसने शहजाद को बैरून मुल्क बुलाने का झांसा दिया। डीपीओ ने कहा, शहजाद ने सोचा कि अगर वो सीरत से शादी करेगा तो इसका मंसूबा खत्म हो जाएगा, इसलिए इसने सीरत से जान छुड़ाने के लिए ये साजिश की। हॉल में सन्नाटा छा गया। डीपीओ ने कहा, इसने मसनूई जहानत से जाली वीडियोस तैयार करवाई, फिर शादी वाले दिन मुख्तलिफ नंबरों पर फैला दी ताकि निकाह रुक जाए। डीपीओ ने कहा, इसके खिलाफ साइबर क्राइम तक इज्जत धोखा
रही समेत दीगर मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सीरत की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं थे, ये सच सामने आने के आंसू थे। कई रिश्तेदार एक एक करके इसके सामने आने लगे। एक खातून ने कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें समझे बगैर बहुत कुछ कह दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, हम सब से बहुत बड़ी गलती हो गई। सीरत ने आहिस्ता से सर झुका लिया। इस दौरान मतीन साहब इसके करीब आए, इसकी आवाज लर्ज रही थी। मतीन साहब ने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं इस दिन तुम्हारा यकीन न कर सका। सीरत ने अपने बच्चे को एक हाथ से संभाला, दूसरे हाथ से अपनी वालिद का हाथ थाम लिया। सीरत ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, वक्त बहुत सख्त था। मतीन साहब ने बेटी के माथे को चूम लिया। अहमद खामोशी से मंजर देख रहा था। सीरत ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। इसके आंखों में तशक्कुर साफ नजर आ रहा था। अगर इस दिन अहमद का हाथ ना थामता तो शायद आज वो इस मुकाम पर न होती। आज वो एक बावकार इंसान की बीवी थी, एक नन्हे बेटे की माँ थी, अपने वालिद की इज्जत वापस ला चुकी थी, इसकी बेगुनाही दुनिया के सामने साबित हो चुकी थी। रही बात शहजाद की, तो तफ्तीश के दौरान एक और हकीकत भी सामने आ गई। जिस बैरून मुल्क खातून के लिए इसने अपनी मोहब्बत, अपना वादा, अपना किरदार सब कुछ बेच दिया था, वो हकीकत में कोई अमीर खातून थी ही नहीं। वो एक जाली ऑनलाइन शनाख्त निकली जो लोगों को धोखा देकर रकम ईंटने वाले गिरोह से मुंसलिक थी। शहजाद ना बैरून मुल्क जा सका, इसे ना वो दौलत मिली जिसके ख्वाब वो देख रहा था। इसके बैरून मुल्क जाने के तमाम कागजात मंसूख हो गए। वो पाकिस्तान में मौजूद था। डिजिटल शवाहिद इसके मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन अकाउंट से मिल गए। पुलिस ने इसे कानूनी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के लिए ले जाते वक्त इसके चेहरे पर गरूर बाकी नहीं रहा, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। और सीरत वो अपने बेटे को सीने से लगाए अहमद के साथ खड़ी थी। अब इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था, क्योंकि कभी कभी सच को सामने आने में वक्त जरूर लगता है, मगर जब सच आता है तो उसे बेगुनाही साबित नहीं करता, बल्कि झूठ के हर चेहरे से नकाब भी उतार देता है।